2008 में स्टेब्लिश हुई एक ऐसी कंपनी जो रोड इंफ्रा साथ ही साथ हाईवे, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बनाने का काम करती है। जानेंगे इस कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल, साथ ही साथ जानेंगे कि क्या इस कंपनी के आईपीओ में कोई रिस्क हो सकती है। फिर जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन जानेंगे। फिर जानेंगे कि कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ करने वाली है, और अंत में जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई प्रीमियम है या नहीं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इस कड़ी में जो हम कंपनी लेके आए हूं उसका नाम है मायाशील वेंचर्स लिमिटेड। 2008 में स्टेब्लिश हुई ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मेनली काम करती है। अगर इसका बिजनेस देखें तो ये कंपनी मुख्य रूप से रोड, हाईवे निर्माण करती है, साथ ही साथ ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वालिटी बेसिस पर सरकारी प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से दो प्रोडक्ट में डील करती है, कंस्ट्रक्शन वर्क और साथ साथ इलेक्ट्रिकल वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, फ्लाईओवर्स, ब्रिज, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम जैसे प्रोडक्ट डेवलप करने का काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस, ट्रांसमिशन लाइन, स्ट्रीट लाइट, सिग्नल और फेज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर जैसे तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के काम कंपनी करती है। कंपनी के अगर हम एम्प्लॉय बेस की बात की जाए तो 294 एम्प्लॉयज कंपनी के पास 31 मार्च 2025 तक है, और इन एम्प्लॉयज की सहायता से देश भर में के कई राज्यों में ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट पूर्ण करने का काम करती है। इस कंपनी के अगर कस्टमर बेस की बात करें तो मेनली ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करती है, जिसमें NHIDCL एक मुख्य नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अन्य गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी रोड डेवलपमेंट के काम ये कंपनी करती है। अब बात आती है कि इस कंपनी में जोखिम क्या हो सकता है। इस कंपनी का जो पूरा सोर्स ऑफ इनकम है वो गवर्नमेंट टेंडर से। अगर टेंडर डिले होता है तो उसकी रेवेन्यू काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। यह सेक्टर क्लियरेंस, पॉलिटिकल डिसीजन और साथ ही साथ पेमेंट डिले से काफी प्रभावित रहता है। ईपीसी और इंफ्रा सेक्टर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है और कैश फ्लो मैनेजमेंट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर सरकार की नीतियों में कोई बदलाव होता है तो सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ता है। यहाँ हमने जाना कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल, साथ ही साथ जाना कि कंपनी काम क्या करती है और यहाँ पर क्या रिस्क हो सकती है। अब एक बार हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं कि किस दिन आईपीओ शुरू होने वाला है। तो 20 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 24 जून के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर है, 44 रुपए से 47 रुपए का प्राइस बैंड है। 27.28 करोड़ का आईपीओ साइज होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ है। अब एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा उसकी अगर हम बात करें तो आपको एक लॉट के लिए 3000 शेयर के लिए मिनिमम अप्लाई करना होगा। 1,41,000 के लिए रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है। स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लॉट में 6000 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 2,82,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इस कंपनी की क्या पिक्चर हमारे सामने शो करते हैं। तो 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक की कंपनी ने अपने फाइनेंशियल शो किए हैं। तो असेट्स की बात करें तो 79.03 करोड़ के असेट्स मार्च 23 की, 92.56 करोड़ की मार्च 24 की और 99.10 करोड़ की मार्च 25 की। रेवेन्यूज की बात की है 127.10 करोड़ की मार्च 23 की, 131.14 करोड़ की मार्च 24 की और 172.05 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की है 4.75 करोड़ का मार्च 23 का, 6.51 करोड़ का मार्च 24 का और 11.33 करोड़ का मार्च 25 का इनका प्रॉफिट है। नेटवर्क की बात की जाए तो 18.06 करोड़ की मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 24.09 करोड़ की मार्च 24 में हो गए, 28.84 करोड़ की मार्च 25 तक इनके पास नेटवर्क हो चुकी है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो मार्च 23 और 24 में कोई रिजर्व नहीं थे। मार्च 25 में इन्होंने 12.59 करोड़ के रिजर्व अपने रिजर्व कंपनी के पास रिजर्व में है। वहीं अगर बोरोइंग की बात की जाए 33.25 करोड़ की मार्च 23 की बोरोइंग थी, 35.05 करोड़ की मार्च 24 हो गई और 34.06 करोड़ की बोरोइंग इनके पास मार्च 25 तक है। तो फाइनेंशियल्स देखें तो लगातार ग्रोथ करती हुई कंपनी दिख रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और नेटवर्क में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन देख लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो आरओई कंपनी का 42.83% है, आरओसी 28.62% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.60 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.83% है, पेट मार्जिन 6.63% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.65 का है, ईपीएस प्री आईपीओ 6.98 है, पोस्ट आईपीओ 5.14 हो जाएगा, पीई रेशियो 6.74 का, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 9.14 हो जाएगा। अब बात आती है कि इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली, तो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वहां पर ये 40 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 140 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं और बचे हुए पैसे का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग करने वाले। अब बात आती है कि हमें इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 13% के आसपास की इसकी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रही है। कंपनी के पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। बात की जाए कंपनी की रिस्क की तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के रिस्क इस पे हमेशा रहती है, फंड्स के हमेशा जो जिस सेक्टर की कोई कंपनी बिलोंग करती है वहाँ फंड्स का मैनेजमेंट जो है, कैश फ्लो का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। डेप्ट थोड़ी सी है क्योंकि इनको वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए हमेशा डेप्ट रहती है। और सबसे बड़ी रिस्क जो होती है इसमें गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो, साथ ही साथ जो फंड पेमेंट डिले होता है वो एक रिस्क इसके साथ हमेशा एसोसिएट रहेगी। अब बात आती है कि इसमें निवेश करना है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं इस आईपीओ में निवेश करने जा रहा हूँ। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कोई भी डिसीजन ले उससे पहले कुछ चीजें आपके लिए हमने प्लान कर रखी हैं जिसपे हम हमेशा डिस्कस करते हैं। फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में जो भी डेटा आपके रिसर्च में काम आ सकता है वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लेना है। और तीसरा, अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में है किसी भी आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं। और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।